हेलो, कैसे हो आप? आज हम द हिंदू एडिटोरियल को डीपली एनालाइज करेंगे। इसका सिर्फ एक ही फोकस होगा, इंग्लिश पढ़ना सीखना। एक्चुअल में हमारा फोकस इंग्लिश को पढ़ना सिखाना है, खासकर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, ताकि वो इंग्लिश को समझ भी पाएं और पढ़ भी पाएं। हम एडिटोरियल के ओपिनियन, डायरेक्शन या मीनिंग पे बात नहीं करेंगे। हमें सिर्फ लैंग्वेज से मतलब है। हम हर सेंटेंस को तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे, हर वर्ड का हिंदी मीनिंग समझेंगे। पहले एक एक वर्ड, फिर दो दो वर्ड, फिर तीन तीन वर्ड मिलाकर पढ़ना सीखेंगे, धीरे धीरे, आराम से, बिल्कुल बेसिक लेवल से, ताकि इंग्लिश पढ़ना नेचुरली आ जाए। तो चलिए फिर पहले सेंटेंस से शुरू करते हैं। सेंटेंस है, India's economy seems to have begun the financial year 2026-27 on a decidedly tepid note, going by the data released so far for April 2026. अब इसको ऐसे एक सांस में नहीं पढ़ना है हमें। चलिए इसको इसके सबसे छोटे और लॉजिकल पार्ट्स में तोड़ते हैं। पहले इंडियाज मतलब भारत की, और इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था। तो साथ में पढ़ेंगे इंडियाज इकोनॉमी, जिसका मतलब है भारत की अर्थव्यवस्था। ओके, भारत की अर्थव्यवस्था। उसके बाद सीम्स टू मतलब प्रतीत होती है या दिख रही है, और हैव बिगिन यानी शुरुआत कर चुकी है। तो मिलाकर बनेगा सीम्स टू हैव बिगिन मतलब शुरुआत करती हुई दिख रही है। वेट एक सेकेंड, मुझे यहाँ एक डाउट आ रहा है। यहाँ सीम्स के साथ एस क्यों लगा है? सीम क्यों नहीं है सिर्फ? ये बहुत ही बेसिक लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी सवाल है। देखो, इंडियाज इकोनॉमी एक सिंगुलर यानी एक वचन सब्जेक्ट है। और जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है ना, और हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, तो मेन वर्ब के साथ एस या ईएस लगाना जरूरी होता है। अच्छा, तो इसलिए सीम बन गया सीम्स। एग्जैक्टली। और इसके तुरंत बाद हैव बीन आया है, जो बताता है कि शुरुआत होने का जो काम है वो हो चुका है। तो आगे तोड़ते हैं इसको। द फाइनेंशियल ईयर मतलब वित्तीय वर्ष। राइट, द फाइनेंशियल ईयर 2026-27 को तो पूरा हुआ। द फाइनेंशियल ईयर 26-27 मतलब वित्तीय वर्ष 2026-27 को। फिर आता है ऑन अ मतलब एक, डिसाइडेडली यानी स्पष्ट रूप से या निश्चित रूप से, टेपिड मतलब सुस्त या फीका, और नोट मतलब अंदाज या स्थिति। तो ये बन गया ऑन अ डिसाइडेडली टेपिड नोट, मतलब एक स्पष्ट रूप से सुस्त अंदाज में। पर मुझे टेपिड वर्ड पर थोड़ा रुकना है। मैंने तो इसको सिर्फ पानी के लिए सुना है, जैसे टेपिड वाटर, मतलब हल्का गर्म या गुनगुना पानी। इकोनॉमी गुनगुनी कैसे हो सकती है भला? यही तो इंग्लिश का सबसे मजेदार हिस्सा है। टेपिड का कोर मीनिंग हल्का गर्म ही होता है। लेकिन सोचिए, अगर आपको बहुत तेज भूख लगी हो और कोई आपको बिल्कुल हल्का गुनगुना और बेस्वाद खाना दे दे, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? एकदम फीका, मतलब कोई एक्साइटमेंट नहीं होगी। बिल्कुल सुस्त और बिना किसी उत्साह के। तो जब इकोनॉमी या किसी के रिस्पॉन्स के लिए टेपिड यूज होता है ना, तो उसका मतलब होता है अनएंथुजियास्टिक यानी सुस्त या फीका। एसएससी के क्लोज टेस्ट में ना अक्सर एंथुजियास्टिक का एंटोनिम टेपिड पूछा जाता है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, द मूवी रिसीव्ड अ टेपिड रिस्पॉन्स एट द बॉक्स ऑफिस। ओह अच्छा, मतलब लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आई मूवी, सुस्त रिस्पॉन्स था। सही पकड़ा। आगे बढ़ते हैं। एक और छोटी सी चीज, यहाँ ऑन अ डिसाइडेडली टेपिड नोट लिखा है। इन अ टेपिड नोट क्यों नहीं कह सकते हम? इन भी तो अंदर या स्थिति के लिए होता है ना। बहुत बढ़िया सवाल। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में जब भी किसी अंदाज या तरीके पर शुरुआत या खत्म करने की बात आती है ना, तो हमेशा ऑन प्रपोजिशन लगता है। जैसे द मीटिंग एंडेड ऑन अ पॉजिटिव नोट। ये एक फिक्स्ड फ्रेज वाला रूल है जो एरर स्पॉटिंग में बहुत बार आता है ऑन अ नोट। गॉट इट। हाँ, तो बचा हुआ हिस्सा देखते हैं। गोइंग बाय मतलब के अनुसार चलें, तो द डेटा यानी आंकड़ों, रिलीज्ड मतलब जारी किए गए, सो फार यानी अब तक, तो पूरा बनेगा गोइंग बाय द डेटा रिलीज सो फार मतलब उन आंकड़ों के आधार पर देखें जो अब तक जारी किए गए हैं। और लास्ट में फॉर अप्रैल 2026 मतलब अप्रैल 2026 के लिए। ओके, तो वर्ड्स तो समझ आ गए। अब इसको ना लॉजिक के ढांचे में डालते हैं ताकि इसका पूरा मीनिंग दिमाग में फिट हो जाए। मैं ट्राई करती हूँ। तो हु और व्हाट, कौन या क्या? हाँ, कौन? इंडियाज इकोनॉमी यानी भारत की अर्थव्यवस्था। फिर व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है? तो सीम्स टू हैव बिगन ऑन अ टिपिड नोट, मतलब सुस्त अंदाज में शुरुआत करती दिख रही है। बिल्कुल सही। और व्हाई और हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता?
तो उसका आंसर है गोइंग बाय द डेटा रिलीज्ड, यानी जाली हुए आंकड़ों के आधार पर। एकदम परफेक्ट। अब इसका एक नेचुरल फाइनल फ्लो बनाते हैं हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके। इंडियाज इकोनॉमी की जो शुरुआत हुई है वो डिसाइडेडली टेपिड नोट पर हुई है, अगर हम अप्रैल 2016 के डेटा को देखें जो सो फार रिलीज हुए हैं। तो सिंपल भाषा में अप्रैल के डेटा के हिसाब से हमारी इकोनॉमी ने इस साल एकदम ठंडी या सुस्त शुरुआत की है। तो अब सवाल ये है कि अगर अप्रैल का डेटा इतना सुस्त है तो ये डेटा असल में है क्या? ये नेक्स्ट सेंटेंस में बताया गया है। सेंटेंस है, द लेटेस्ट ऑफ दीज द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज ICI shows that growth in these key sectors stood at a modest 1.7% in April। चलिए इसको भी तोड़ते हैं। पहले द लेटेस्ट मतलब सबसे ताज़ा, ऑफ दीज यानी इनमें से, तो द लेटेस्ट ऑफ दीज हुआ इनमें से सबसे ताज़ा। हाँ, और उसके आगे है द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज ICI। राइट, यानी 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक जिसको ICI कहते हैं। फिर आता है शोज, मतलब दिखाता है, दैट यानी कि, तो बन गया शोज दैट, मतलब यह दिखाता है कि। ओके, दिखाता है कि। ग्रोथ मतलब विकास या वृद्धि, इन दीज मतलब इन, की सेक्टर्स यानी प्रमुख क्षेत्रों में। तो मिलाकर पढ़ेंगे ग्रोथ इन दीज की सेक्टर्स यानी इन प्रमुख क्षेत्रों में वृद्धि। राइट, इन प्रमुख क्षेत्रों में वृद्धि। फिर वर्ब आती है स्टूड एट, जिसका मतलब है दर्ज की गई या रुकी रही। ए मॉडेस्ट यानी एक मामूली, 1.7% मतलब 1.7% पर, इन अप्रैल यानी अप्रैल में। तो पूरा हुआ स्टूड एट ए मॉडेस्ट 1.7% इन अप्रैल, मतलब अप्रैल में एक मामूली 1.7% पर दर्ज की गई। यहाँ वर्ब है स्टूड एट। अगर मैं एग्जाम में बैठी हूँ और मुझे सेंटेंस मिले ग्रोथ स्टूड इन 1.7%, तो शायद मैं कोई गलती निकाल ही ना पाऊं। यहाँ एट का आना क्यों जरूरी है, इन क्यों नहीं? देखिए ये बहुत ट्रिकी होता है। स्टैंड का नॉर्मल मतलब तो होता है खड़ा होना, लेकिन जब हम आंकड़ों यानी डेटा, रेट्स या परसेंटेजेस की बात करते हैं ना, तो स्टैंड एट एक फ्रेजल वर्ब बन जाता है। अच्छा। किसी भी स्तर या लेवल को दिखाने के लिए एट प्रेपोजिशन ही लगता है। जैसे अगर हम कहें कि पानी 100 डिग्रीज पर उबलता है, तो हम बोलेंगे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्रीज, इन नहीं। वैसे ही ग्रोथ 1.7% के लेवल पर खड़ी है, इसलिए स्टूड एट आएगा। समझ गए, मतलब फिगर्स और लेवल्स के लिए एट आएगा। और एक वर्ड है मॉडेस्ट। आम बोलचाल में तो हम किसी इंसान को मॉडेस्ट बोलते हैं ना, हाँ। जिसका मतलब होता है विनम्र या डाउन टू अर्थ। यहाँ डेटा मॉडेस्ट कैसे है? हाँ, इंसान के लिए मॉडेस्ट मतलब विनम्र होता है, लेकिन जब मॉडेस्ट किसी डेटा या फिगर्स के लिए आता ना, तो उसका मतलब होता है मामूली या बहुत थोड़ा। 1.7% कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है, ये एक मॉडेस्ट ग्रोथ है, यानी मामूली ग्रोथ। एग्जाम के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ऐसी वोकैबुलरी का प्रॉपर मीनिंग समझना बहुत काम आता है। अच्छा, अब लॉजिक लगाते हैं। व्हाट शोज, क्या दिखाता है? द लेटेस्ट ICI डेटा शोज व्हाट, क्या दिखाता है? दैट ग्रोथ स्टूड एट अ मॉडेस्ट 1.7%, की वृद्धि एक मामूली 1.7% पर दर्ज की गई। अब इसका फ्लो भी समझते हैं। द लेटेस्ट ऑफ दीज, इनमें से सबसे ताज़ा जो ICI है वो शोज दैट, ये दिखाता है कि इन की सेक्टर्स में जो ग्रोथ है वो अप्रैल में एक मॉडेस्ट 1.7% पर स्टूड एट यानी दर्ज की गई। यानी 8 सबसे बड़े उद्योगों में सिर्फ नाम मात्र की ग्रोथ हुई है। अब देखो, जब भी देश की अर्थव्यवस्था गिरती है तो अक्सर हम बाहर चल रहे किसी युद्ध या ग्लोबल क्राइसिस को दोष दे देते हैं कि भाई हमारी गलती नहीं है, दुनिया में प्रॉब्लम चल रही है। क्या इस आर्टिकल का राइटर भी यही कर रहा है? अगला सेंटेंस इसी पर है। It would be easy to attribute this to the ongoing crisis in West Asia, and that is certainly a factor, but the slowdown started well before the war broke out. इसको ध्यान से तोड़ते हैं। इट वुड बी मतलब यह है होगा, ईजी यानी आसान, तो इट वुड बी ईजी हुआ, यह आसान होगा। टू एट्रीब्यूट मतलब श्रेय देना या कारण मानना। दिस यानी इसे, तो मतलब को, द ऑनगोइंग यानी चल रहे, क्राइसिस मतलब संकट, इन वेस्ट एशिया यानी पश्चिम एशिया में। तो लंबा टुकड़ा बनेगा टू एट्रीब्यूट दिस टू द ऑनगोइंग क्राइसिस इन वेस्ट एशिया, जिसका मतलब है इसका कारण पश्चिम एशिया में चल रहे संकट को मानना। वेट, यहाँ एट्रीब्यूट दिस फॉर द क्राइसिस क्यों नहीं हो सकता? हम तो संकट के लिए दोष दे रहे हैं ना, तो फॉर ज्यादा सही साउंड कर रहा है। हिंदी में के लिए सोचने पर फॉर एकदम सही लगता है, और यही एग्जामिनर का सबसे बड़ा जाल होता है। एरर स्पॉटिंग में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं।
एट्रीब्यूट एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ हमेशा टू प्रपोजिशन फिक्स्ड होता है। एट्रीब्यूट समथिंग टू समथिंग, इसका मतलब होता है किसी चीज का श्रेय या दोष किसी दूसरी चीज को देना। इसलिए फॉर कभी नहीं आएगा, हमेशा टू आएगा। कमाल का रूल है, एट्रीब्यूट टू। आगे बढ़ते हैं। एंड मतलब और, दैट इज यानी वह है। सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से। अ फैक्टर यानी एक कारण, तो ये बन गया एंड दैट इज सर्टेनली अ फैक्टर, मतलब और वह निश्चित रूप से एक कारण है। ओके बट यानी लेकिन द स्लो डाउन मतलब सुस्ती, स्टार्टेड यानी शुरू हो गई थी, तो बट द स्लो डाउन स्टार्टेड मतलब लेकिन ये सुस्ती शुरू हो गई थी। कहाँ शुरू हो गई थी? वेल बिफोर मतलब काफी पहले। द वॉर यानी युद्ध, ब्रोक आउट मतलब भड़कने से। तो वेल बिफोर द वॉर ब्रोक आउट मतलब युद्ध भड़कने से काफी पहले। यहाँ ब्रोक आउट आया है, ब्रेक का मतलब तो टूटना होता है ना, युद्ध टूट कैसे सकता है? ये एक और बढ़िया फ्रेजल वर्ब है। ब्रेकआउट का मतलब टूटना नहीं, बल्कि किसी बुरी चीज का अचानक और तेजी से फैल जाना होता है। जैसे जंगल में अचानक आग लग जाना, तो हम बोलेंगे फायर ब्रोक आउट, या कोई ऐसी बीमारी फैल जाना जैसे एपिडेमिक ब्रोक आउट। ओह, जैसे कोविड में बोलते थे। एग्जैक्टली यहाँ युद्ध अचानक भड़क उठा, इसलिए वॉर ब्रोक आउट। पास्ट टेंस की बात हो रही है, इसलिए ब्रेक का ब्रोक हो गया। एक और होता है ब्रेक डाउन, जिसका मतलब होता है खराब होना। जैसे कार ब्रेक डाउन हो गई, तो प्रेपोजिशन बदलते ही वर्ब का मीनिंग पूरा बदल जाता है। अच्छा, राइट। फ्रेजल वर्ब्स तो वैसे ही काफी कंफ्यूजिंग होते हैं, तो अब इसका लॉजिक समझते हैं। व्हाट इज इजी? आसान क्या है? टू एट्रीब्यूट दिस टू वेस्ट एशियाज क्राइसिस, इसका दोष पश्चिम एशिया के संकट को देना। व्हाई इज इट नॉट द ओनली रीजन? ये एकमात्र कारण क्यों नहीं है? बिकॉज द स्लो डाउन स्टार्टेड वेल बिफोर द वॉर ब्रोक आउट, क्योंकि ये सुस्ती युद्ध भड़कने से काफी पहले ही शुरू हो गई थी। तो फाइनल फ्लो कैसे बनेगा? इट वुड बी इजी, ये आसान होगा कि हम इस स्थिति को वेस्ट एशिया के ऑनगोइंग क्राइसिस को एट्रीब्यूट कर दें, यानी कारण मान लें, और दैट इज सर्टनली अ फैक्टर, और वह निश्चित रूप से कारण है। बट लेकिन असल में ये स्लो डाउन वॉर के ब्रोकआउट होने से वेल बिफोर शुरू हो गया था। यानी हम सिर्फ बाहर की दुनिया को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर वॉर मेन रीजन नहीं है, तो फिर कारण क्या है? इसको एक्सप्लेन करने के लिए राइटर ने पिछले कुछ सालों के डेटा को कंपेयर किया है। अगला सेंटेंस थोड़ा लंबा है, इसको ध्यान से देखते हैं। Growth in the ICI averaged just 2.8% in the entire financial year 2025-26, down from the 4.5% average for 2024-25 and significantly slower than the growth in the previous 3 years, each of which was above 7%. सेंटेंस चाहे जितना भी लंबा हो, उसको तोड़ तोड़ कर पढ़ने से सब आसान हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। ग्रोथ मतलब विकास। इन दी ICI यानी ICI में एवरेज मतलब औसतन रहा, जस्ट 2.8% यानी सिर्फ 2.8%। तो ग्रोथ इन दी ICI एवरेज जस्ट 2.8% का मतलब है ICI में वृद्धि औसतन सिर्फ 2.8% रही। 2.8% बहुत कम है। बिल्कुल। आगे देखिए, इन दी एंटायर मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष 2025-26 में डाउन फ्रॉम यानी से नीचे है द 4.5% एवरेज मतलब 4.5% के औसत फॉर 2024-25 मतलब 2024-25 के लिए। तो ये टुकड़ा बनेगा डाउन फ्रॉम द 4.5% एवरेज फॉर 2024-25 मतलब जो 2024-25 के 4.5% के औसत से नीचे है। यहाँ डाउन फ्रॉम क्लियर बता रहा है कि डेटा गिर गया है, पहले 4.5 था, अब 2.8 हो गया। सही पकड़ा। और अभी आगे और कंपैरिजन है। एंड मतलब और, सिग्निफिकेंटली यानी काफी या महत्वपूर्ण रूप से, स्लोअर यानी धीमा, देन मतलब की तुलना में। यहाँ देन आएगा क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है। एग्जैक्टली स्लोअर एक कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है ना, इसलिए इसके तुरंत बाद देन आना जरूरी है। द ग्रोथ यानी उस वृद्धि, इन द प्रीवियस यानी पिछले, 3 years यानी 3 सालों के। तो ये हिस्सा बनेगा एंड सिग्निफिकेंटली स्लोअर दैन द ग्रोथ इन द प्रीवियस 3 years मतलब और पिछले 3 सालों की वृद्धि की तुलना में काफी धीमा है। ओके अब लास्ट पार्ट, ईच ऑफ विच यानी जिनमें से प्रत्येक, वॉज मतलब था, अबव 7% यानी 7% से ऊपर। तो ईच ऑफ विच वॉज अबव 7% मतलब जिनमें से प्रत्येक 7% से ऊपर था। वेट, यहाँ मैं कंप्लीटली अटक गई हूँ। बात तो पिछले 3 सालों की यानी प्रीवियस 3 years की हो रही है ना, जो कि प्लूरल यानी बहुवचन है, तो फिर आगे वॉज क्यों लिखा है?
प्लूरल के साथ तो वर आना चाहिए ना? मैं बता रहा हूं, ये आपका नहीं, एग्जाम देने वाले आधे बच्चों का डाउट होता है। और यही एग्जामिनर की सबसे फेवरेट ट्रिक है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की। देखो, इमेजिन करो आपके सामने 3 बक्से रखें। ईच का मतलब होता है कि आप एक बार में सिर्फ एक बक्से की बात कर रहे हो। अच्छा। यहां प्रीवियस 3 इयर्स जरूर लिखा है, लेकिन उसके बाद ईच लग गया। मतलब हमारा फोकस अब इन 3 सालों में से प्रत्येक यानी एक बार में एक ही साल पर है। तो चूंकि हमारा मेन सब्जेक्ट ईच बन गया, जो हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आएगी, यानी वॉज। वर लगाओगे तो माइनस में मार्क्स मिलेंगे। ओह वाओ, ये तो बहुत ही कमाल का रूल है। ईच ऑफ विच प्लूरल चीजों के बाद आकर भी आगे सिंगुलर वर्ब ही लेगा, क्योंकि ईच अपने आप में सिंगुलर है, बिल्कुल सही। परसेंट से कम है। और दूसरा लॉजिक, एंड कंपेयर्ड टू द पास्ट, अतीत की तुलना में क्या स्थिति है? Significantly slower than previous 3 years, each of which was above 7%. पिछले 3 सालों से काफी धीमी, जिनमें से हर एक 7% से ऊपर था। तो इसका फ्लो कैसे बनेगा? ICICI की ग्रोथ पूरे फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में औसतन जस्ट 2.8% रही, जो 2024-25 के 4.5% एवरेज से डाउन है, यानी नीचे है, और पिछले 3 सालों की ग्रोथ से सिग्निफिकेंटली स्लोअर है, काफी धीमी है, जिनमें से ईच ऑफ विच यानी प्रत्येक 7% से अबव था। मतलब हम पास्ट में बहुत अच्छा कर रहे थे, 7% से ऊपर थे, पर अब 2.8% पर आकर अटक गए हैं। तो इतने सारे पुराने डेटा और कंपैरिजंस देखने के बाद आखिर में राइटर का निष्कर्ष क्या निकलता है? वो नेक्स्ट सेंटेंस में है, दिस सजेस्ट्स अ मोर सिस्टेमिक डोमेस्टिक इशू रादर देन एन एक्सटर्नली ड्रिवन ट्रांजिएंट फेज। इसमें बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। हाँ, इसको बहुत आराम से तोड़ते हैं क्योंकि इसमें वोकैबुलरी सॉलिड है। हाँ। दिस सजेस्ट मतलब ये संकेत देता है या दर्शाता है। अ मोर यानी एक अधिक, सिस्टेमिक मतलब प्रणालीगत या सिस्टम में गहराई तक फैली हुई, डोमेस्टिक यानी घरेलू, इशू मतलब समस्या। तो दिस सजेस्ट अ मोर सिस्टेमिक डोमेस्टिक इशू बनेगा, यह एक अधिक प्रणालीगत घरेलू समस्या की ओर संकेत देता है। एक सेकेंड, ये सिस्टेमिक वर्ड मुझे बिल्कुल सिस्टमैटिक जैसा लग रहा है। क्या दोनों का मतलब एक ही होता है या अलग अलग है? नहीं, ये बिल्कुल अलग हैं, और ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है वोकैबुलरी के लिए। देखो, मान लो आप रोज सुबह ठीक 6 बजे उठकर एक टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करते हो, तो आप सिस्टमैटिक तरीके से काम कर रहे हो, यानी एक व्यवस्थित ढंग से। राइट। लेकिन मान लो कि किसी घर की नींव में ही दीमक लग गई है। वो दीमक अब ऊपर से नहीं दिख रही, पर पूरे घर के सिस्टम में अंदर तक घुस चुकी है। तो वो एक सिस्टमिक समस्या है, यानी प्रणालीगत बीमारी जो रूट तक फैली है। यहां राइटर कह रहा है कि इकोनॉमी में कोई ऊपर ऊपर की दिक्कत नहीं है, बल्कि सिस्टम के अंदर गहराई में ये बीमारी फैल चुकी है, इसलिए सिस्टमिक आया है। ओह, मतलब रूट लेवल की प्रॉब्लम है। वेरी इंटरेस्टिंग। आगे देखो, रादर देन मतलब के बजाय एन एक्सटर्नली यानी बाहरी रूप से, ड्रिवन यानी संचालित या चलने वाले, ट्रांजिएंट मतलब अस्थाई या क्षणिक, फेज मतलब चरण। तो रादर देन एन एक्सटर्नली ड्रिवन ट्रांजिएंट फेज का मतलब हुआ बाहरी कारणों से चलने वाले अस्थाई चरण के बजाय। या ट्रांजिएंट वर्ड का मतलब क्या है ठीक से? ट्रांजिएंट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बहुत कम समय के लिए आए और चली जाए, जैसे आसमान में उड़ते हुए बादल, थोड़ी देर के लिए आए और उड़ गए। ये परमानेंट वर्ड का एकदम ऑपोजिट यानी एंटोनिम है। अच्छा। राइटर यहां बेसिकली ये कह रहा है कि इकोनॉमी की ये जो सुस्ती है ना, ये कोई उड़ता हुआ बादल नहीं है, यानी ट्रांजिएंट फेज नहीं है जो बाहर की हवा से एक्सटर्नली ड्रिवन होके आ गया हो, बल्कि ये हमारे अपने देश की डोमेस्टिक और काफी गहरी सिस्टमिक बीमारी है। एडिटोरियल वाले किस तरह से वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, ये सच्ची में सीखने लायक है। लॉजिक क्या बना इसका? व्हाट डज दिस सजेस्ट? ये क्या दर्शाता है? अ सिस्टमैटिक डोमेस्टिक इशू, एक गहरी घरेलू समस्या। इंस्टेड ऑफ व्हाट, किसके बजाय? रादर देन एन एक्सटर्नली ड्रिवन ट्रांजिएंट फेज, यानी बाहरी अस्थाई चरण के बजाय। तो फ्लो बनेगा, दिस सजेस्ट्स कि यह कोई एक्सटर्नली ड्रिवन ट्रांजिएंट फेज होने के रादर देन यानी बजाय एक बहुत ही गहरी सिस्टमैटिक डोमेस्टिक इशू है, यानी प्रणालीगत घरेलू समस्या। राइट। अब इस एनालिसिस के आखिरी 2 सेंटेंसेस पर आते हैं, जहां डाटा देकर बताया गया है कि असल में किन सेक्टर्स पर कितना असर पड़ा है। सेंटेंस है, ऑफ द 8 सेक्टर्स ओनली 3 स्टील, सीमेंट
and electricity grew at all in April 2026. The rest contracted. टुकड़ों में देखते हैं इसको। ऑफ द मतलब में से। 8 सेक्टर्स यानी 8 क्षेत्रों। तो ऑफ द 8 सेक्टर्स मतलब 8 क्षेत्रों में से। रुकिए, ये ऑफ से सेंटेंस शुरू कैसे हो सकता है? मुझे लगा सेंटेंसेस सब्जेक्ट या ध्येय वगैरह से स्टार्ट होते हैं। देखिए, जब भी हमें किसी बड़े ग्रुप में से कुछ चीजों को चुनना होता है या सिलेक्शन करना होता है ना, हाँ। तो हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं शुरुआत में ही। यहाँ 8 सेक्टर्स का एक ग्रुप है जिसमें से कुछ चुने जा रहे हैं, इसलिए ऑफ से सेंटेंस शुरू हो रहा है, जिसका सेंस है इनमें से। अच्छा, गॉट इट। ओनली 3 मतलब केवल 3, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ग्रू मतलब बढ़े या वृद्धि हुई, एट ऑल यानी बिल्कुल भी, इन अप्रैल 2026 मतलब अप्रैल 2026। तो ओनली 3 स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी ग्रू एट ऑल इन अप्रैल 2026 बनेगा। केवल 3 स्टील, सीमेंट और बिजली में अप्रैल 2026 में कुछ वृद्धि हुई। ठीक है। द रेस्ट यानी बाकी बचे हुए। कॉन्ट्रैक्टेड मतलब सिकुड़ गए या कम हो गए। तो द रेस्ट कॉन्ट्रैक्टेड यानी बाकी बचे हुए सिकुड़ गए। कंट्रैक्टेड का मतलब सिकुड़ना, मतलब जैसे नई शर्ट धोने के बाद सिकुड़ जाती है, वैसे। हाँ, बिल्कुल सही एनालॉजी है। जब इकोनॉमी या किसी इंडस्ट्री का प्रोडक्शन पिछले साल के मुकाबले इस साल कम हो जाता है ना, तो हम इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं कि वो सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट कर गया है, यानी सिकुड़ गया है। ये सीधा सीधा एक्सपैंड यानी फैलने का ऑपोजिट वर्ड है। तो लॉजिक बड़ा सिंपल है। हु ग्रू, कौन बढ़ा? ओनली 3 सेक्टर्स। और व्हाट हैपेंड टू द रेस्ट? बाकी का क्या हुआ? द रेस्ट कंट्रैक्टेड, बाकी सिकुड़ गए। फ्लो हो गया इसका कि ऑफ द 8 सेक्टर्स यानी 8 क्षेत्रों में से सिर्फ 3 में ग्रोथ दिखी और द रेस्ट कॉन्ट्रैक्टेड यानी बाकी के बचे हुए सेक्टर्स सिकुड़ गए। इस तरह से हमने पूरे सोर्स पैराग्राफ को एकदम वर्ड बाय वर्ड डिकोड कर लिया। तो स्रोत वाक्य है, द क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस सेक्टर्स हैव इन फैक्ट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर 16 एंड 22 कंसेक्यूटिव मंथ्स रिस्पेक्टिवली। देखने में तो ये वाक्य काफी लंबा लग रहा है। हाँ, लेकिन इसे एक साथ रटने के बजाय हम इसके हिस्से करते हैं। ध्यान से सुनना। द क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल, ठीक है। एंड नेचुरल गैस और प्राकृतिक गैस। और सेक्टर्स मतलब क्षेत्र। बिल्कुल। तो अगर इन तीनों को मिला दें तो क्या बनेगा? ये बनेगा द क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस सेक्टर्स यानी कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र। एकदम सही। अब आगे बढ़ते हैं। हैव इन फैक्ट मतलब असल में। और कॉन्ट्रैक्टेड यानी सिकुड़ गए हैं या कम हुए हैं। हाँ, लेकिन रुको। एक मिनट, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे। कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब तो मतलब किसी के साथ एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है ना, जैसे कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ कच्चे तेल के क्षेत्र ने क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? यही तो अंग्रेजी भाषा की सबसे बड़ी खासियत है। एक ही शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। अच्छा। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट जब एक संज्ञा यानी नाउन होता है तो उसका मतलब अनुबंध या एग्रीमेंट होता है। समझ गया। लेकिन यहाँ कॉन्ट्रैक्टेड एक क्रिया मतलब वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है। जब कोई चीज आकार या मात्रा में कम हो जाती है या सिकुड़ जाती है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट होना कहते हैं। ओह, मतलब यहाँ शब्दों का अर्थ उनके आसपास के शब्दों पर निर्भर करता है। यहाँ उत्पादन के कम होने की बात हो रही है। बिल्कुल सही पकड़ा। और यहाँ एक और बहुत जरूरी ग्रामर का नियम छिपा है। वाक्य में हैव कंट्रैक्टेड का इस्तेमाल हुआ है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना? हाँ, इसे ऐसे समझो कि कोई काम अतीत में शुरू हुआ और उसका असर अभी भी है। जैसे हम रोजमर्रा में कहते हैं ना, मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन, मतलब काम हो चुका है। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ हैव इसलिए आया है क्योंकि कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस 2 अलग-अलग क्षेत्र हैं, यानी बहुवचन, प्लूरल की बात हो रही है। एकदम सटीक। अब वाक्य के आगे के शब्द देखते हैं। फॉर यानी के लिए या तक। और 16 एंड 22 मतलब 16 और 22। कंसेक्यूटिव यानी लगातार। मंथ यानी महीने। और रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः। यहाँ पर एक सवाल है मेरा। ये जो शब्द है फॉर, ये तो किसी के लिए इस्तेमाल होता है ना, जैसे दिस इज फॉर मी, ये मेरे लिए है। यहाँ समय के साथ फॉर क्यों आया है? बहुत ही वाजिब सवाल है। प्रेपोजिशन फॉर का एक और बहुत अहम इस्तेमाल होता है समय की अवधि यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताने के लिए।
अच्छा, मतलब जब हम गिनकर बताते हैं। हाँ, जब हम गिनकर बताते हैं कि कितने घंटे, कितने दिन या कितने महीने से कोई काम हो रहा है, जैसे यहाँ 16 और 22 महीने की अवधि बताई गई है तो फॉर लगता है। अगर कोई पक्का समय होता तो क्या लगता? अगर यहाँ कोई पक्का समय मतलब पॉइंट ऑफ टाइम होता, जैसे जनवरी से या 2022 से, तो हम फॉर की जगह सिंस का इस्तेमाल करते हैं। ओह, समझ गया। परीक्षाओं में अक्सर फॉर की जगह सिंस लगाकर गलती यानी एरर दी जाती है। ये बहुत काम की टिप है। और कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार यानी बिना रुके। जी, एसएससी या बैंकिंग के क्लोज टेस्ट में अक्सर खाली जगह में लगातार के अर्थ के लिए कंसेक्यूटिव शब्द भरने को आता है। और रिस्पेक्टिवली का मतलब है क्रमशः। मतलब पहला आंकड़ा 16 महीने पहले क्षेत्र यानी कच्चे तेल से जुड़ा है। हाँ, और दूसरा आंकड़ा 22 महीने दूसरे क्षेत्र यानी प्राकृतिक गैस से जुड़ा है। तो अगर इस पूरे वाक्य के कहानी को एक फ्लो में समझा जाए तो बात ये हो रही है कि कच्चे तेल और गैस के उत्पादन में क्या हुआ है और कितने समय से। बिल्कुल। अगर इसे अंग्रेजी और हिंदी मिलाकर फाइनली पिरोया जाए तो ये ऐसा बनेगा: द क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस सेक्टर्स, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र, हैव इन फैक्ट कंट्रैक्टेड, असल में सिकुड़ गए हैं या उनका उत्पादन कम हुआ है, फॉर 16 एंड 22 कंसेक्यूटिव मंथ्स, लगातार 16 और 22 महीनों के लिए रिस्पेक्टिवली, क्रमशः। अरे वाह, देखा कैसे टुकड़ों में तोड़ने से मतलब बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। यही तो इस तरीके का जादू है। वाकई। अब यहाँ एक सवाल ये उठता है कि अगर उत्पादन इतने लंबे समय से लगातार गिर रहा था तो क्या ये कोई सामान्य बात है या चिंता की बात है? इसका जवाब लेखक ने अगले हिस्से में दिया है। अगला स्रोत वाक्य है: दिस शुड बी ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, एनर्जी आउटपुट कैनॉट बी रैम्प्ड अप ओवरनाइट, बट फॉलिंग आउटपुट फॉर सच लॉन्ग स्ट्रेचेस should have raised some policy alarm bells even before the current energy crisis began. बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ा वाक्य है। घबराने की कोई बात नहीं है। इसे भी हम 2 हिस्सों में तोड़ेंगे। पहले छोटे हिस्से का ऑपरेशन करते हैं। दिस यानी यह, शुड बी होना चाहिए, ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, विशेष चिंता का विषय। तो पूरा फ्लो बना दिस शुड बी ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, यह विशेष चिंता का विषय होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ये चिंता का विषय क्यों होना चाहिए? इसका कारण अगले हिस्से में मौजूद है। चलिए तोड़ते हैं। एनर्जी आउटपुट, ऊर्जा उत्पादन, कैनॉट बी, नहीं किया जा सकता। रैम्प्ड अप, तेजी से बढ़ाया जाना, ओवरनाइट, रातों रात या अचानक। यहाँ ग्लैमर के 2 बहुत ही शानदार नियम हैं। पहला है कैनॉट बी रैम्प्ड अप। ये पैसिव वॉइस यानी कर्मवाच्य है। पैसिव वॉइस, मतलब यहाँ फोकस किस पर है, काम करने वाले पर या काम पर? बहुत सही सवाल। पैसिव वॉइस का मतलब है कि काम किया जाता है, लेकिन करने वाला कौन है वो फोकस में नहीं है। जैसे हम कहते हैं पेड़ काटे गए, किसने काटे ये नहीं बताया। एकदम सही उदाहरण। वैसे ही ऊर्जा खुद ब खुद बढ़कर ज्यादा नहीं हो जाती, उसे इंसानों या मशीनों द्वारा बढ़ाया जाता है, इसलिए कैनॉट बी रैम्प्ड अप लिखा है। समझ गया। और दूसरा नियम क्या है? दूसरा शब्द है रैम्प्ड अप। ये एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज की गति या मात्रा को बहुत तेजी से बढ़ा देना। इसको समझने के लिए एक रोजमर्रा का उदाहरण लेते हैं। जैसे परीक्षा से एक रात पहले पूरे साल का सिलेबस रातों रात यानी ओवरनाइट तैयार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। वैसे ही अगर अचानक ऊर्जा की जरूरत पड़ जाए तो उसका उत्पादन भी अचानक रैम्प्ड अप नहीं किया जा सकता। एकदम सटीक एनालॉजी है। इसी वजह से ये चिंता की बात है, क्योंकि रातों रात कोई जादू नहीं हो सकता। सही बात है। अब वाक्य के आगे के हिस्से को देखते हैं। हाँ, बट लेकिन फॉलिंग आउटपुट गिरता हुआ उत्पादन फॉर सच लॉन्ग स्ट्रेचेस इतनी लंबी अवधि के लिए शुड हैव रेज्ड, उठानी चाहिए थी या बजानी चाहिए थी। यहाँ रुककर एक बहुत जरूरी नियम समझते हैं, शुड हैव रेज्ड। ये अंग्रेजी व्याकरण का मॉडल परफेक्ट नियम है। शुड का मतलब तो चाहिए होता है, जैसे आई शुड स्टडी, मुझे पढ़ना चाहिए। तो यहाँ शुड हैव क्यों है? यही फर्क है वर्तमान और अतीत का। जब हम वर्तमान या भविष्य की सलाह देते हैं तो शुड लगाते हैं। अच्छा। लेकिन जब हम अतीत यानी पास्ट की बात करते हैं और कहते हैं कि कोई काम होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, तब हम शुड हैव और उसके साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में हम कहते हैं ना, मुझे कल रात अलार्म लगा लेना चाहिए था, आई शुड हैव सेट द अलार्म। बिल्कुल। लेकिन असलियत यह है कि आपने अलार्म नहीं लगाया,
वही चीज यहाँ हो रही है। लेखक कह रहे हैं कि खतरे की घंटी शुड हैव रेज्ड, बजनी चाहिए थी, पर किसी ने बजाई नहीं। बहुत ही आसान तरीके से बात समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं। आगे के शब्द है सम पॉलिसी अलार्म बेल्स, कुछ नीतिगत खतरे की घंटी। इवन बिफोर, उससे पहले ही, द करंट, वर्तमान एनर्जी क्राइसिस ऊर्जा संकट बिगैन। शुरू हुआ। तो अगर हम पूरे वाक्य की कड़ियों को जोड़ें तो बात यहां से शुरू होती है कि क्या नहीं किया जा सकता। रातों रात उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता। तो फिर इतनी लंबी अवधि तक जो उत्पादन गिर रहा था उसका क्या असर होना चाहिए था? बिल्कुल, और उसी आधार पे इसका फाइनल फ्लो कुछ इस तरह बनेगा। एनर्जी आउटपुट, ऊर्जा उत्पादन, कैनॉट बी रैम्प्ड अप ओवरनाइट, रातों रात तेजी से बढ़ाया नहीं जा सकता। बट फॉलिंग आउटपुट फॉर सच लॉन्ग स्ट्रेचेस लेकिन इतनी लंबी अवधि तक गिरते उत्पादन को शुड हैव रेज्ड सम पॉलिसी अलार्म बेल्स। नीतिगत खतरे की घंटी बजानी चाहिए थी। के बाद ये किसी कहानी की तरह लगने लगा है। यही तो इस तरीके की ताकत है। अब एक सवाल ये भी आता है कि अगर उत्पादन गिर रहा था तो क्या इसके अलावा भी कोई और चीज गिर रही थी? क्या खपत यानी कंजम्पशन के आंकड़े भी कुछ कह रहे थे? इसका जवाब अगले वाक्य में। स्रोत वाक्य है, separate data from the Ministry of Petroleum and Natural Gas show that domestic consumption of natural gas fell in April. चलिए इसे भी तोड़ते हैं। सेपरेट डेटा, अलग आंकड़े, From the Ministry of Petroleum and Natural Gas पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से। show that दिखाते हैं कि डोमेस्टिक कंजम्पशन घरेलू खपत ऑफ नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस की फेल, गिर गई। in April, अप्रैल में। यहाँ वर्ब फेल का इस्तेमाल हुआ है। ये फॉल यानी गिरना का अतीत का रूप है ना? जी हाँ, ये फॉल की सेकंड फॉर्म है। चूंकि बात अप्रैल महीने की हो रही है जो बीत चुका है, इसलिए यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी अतीत काल का इस्तेमाल हुआ है। ये वाक्य तो काफी सीधा है। हाँ, इसका फाइनल फ्लो होगा सेपरेट डेटा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अलग आंकड़े शो दैट दिखाते हैं कि डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस की घरेलू खपत फेल इन अप्रैल, अप्रैल में गिर गई। अब खपत भी गिर गई है, तो इसका मतलब क्या है? क्या इससे हमें कोई फायदा हो सकता था? ये जानने के लिए अगले वाक्य की तरफ चलते हैं, जो मुझे लगता है ग्रामर के नजरिए से आज का सबसे अहम वाक्य है। अच्छा, ऐसा क्या है इसमें? वाक्य है, हैड इंडिया इंस्टॉल्ड लॉन्ग टर्म गैस स्टोरेज फैसिलिटीज एज इट शुड हैव, this fall in consumption would have provided a window to fill those reserves. ये वाक्य तो सच में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा, चाहे एसएससी, सीजीएल हो या बैंकिंग, के लिए खजाना लग रहा है। बिल्कुल है। चलिए पहले इसे तोड़ते हैं। हैड इंडिया इंस्टॉल्ड, अगर भारत ने स्थापित की होती। लॉन्ग टर्म, दीर्घकालिक या लंबे समय वाली। गैस स्टोरेज फैसिलिटीज, गैस भंडारण सुविधाएं। एज इट शुड हैव, जैसा कि उसे करना चाहिए था। अब यहाँ ध्यान देना। रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है मुझे। वाक्य हैड से शुरू हो रहा है। हैड तो पास्ट टेंस में मदद करने वाली क्रिया, मतलब हेल्पिंग वर्ब है। हाँ बिल्कुल। जब वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो वो एक सवाल होता है, तो क्या इसका मतलब ये है, क्या भारत ने इंस्टॉल किया? यही वो जाल है, यानी कैच है, जहाँ अक्सर लोग फंस जाते हैं। अच्छा। हाँ, दिखने में ये सवाल लगता है, लेकिन ये सवाल नहीं है। इसे अंग्रेजी में कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 कहते हैं। ये कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है? कंडीशन का मतलब होता है शर्त, जब हम अतीत की किसी ऐसी कल्पना के बारे में बात करते हैं जो पूरी नहीं हुई। मतलब हम ख्याली पुलाव पका रहे हैं? बिल्कुल, कि अगर अतीत में ऐसा होता तो वैसा हो जाता। तो हम वाक्य को हैड, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म से शुरू कर सकते हैं। समझ रहा हूँ। इसका सीधा मतलब होता है अगर ऐसा हुआ होता। जैसे एक आसान उदाहरण ले, हैड आई स्टडीड आई वुड हैव पास्ड, मतलब अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं पास हो गया होता। लेकिन असलियत यह है कि मैंने पढ़ाई नहीं की। एकदम सही। ओह, तो हैड इंडिया इंस्टॉल्ड का मतलब हुआ अगर भारत ने इंस्टॉल किया होता। हाँ, लेकिन असलियत में भारत ने इंस्टॉल नहीं किया। 100% क्लियर हो गया। अब आगे का हिस्सा देखते हैं। फॉल, ये गिरावट इन कंजम्पशन, खपत में, वुड हैव प्रोवाइडेड, प्रदान करती या देती, अ विंडो, एक अवसर या मौका, टू फिल, भरने का, दोज रिजर्व्स, उन भंडारों को। यहां देखिए, वाक्य का दूसरा हिस्सा वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी प्रोवाइडेड से बना है। हाँ, परीक्षाओं में एरर स्पॉटिंग के सवालों में अक्सर एग्जामिनर वुड हैव की जगह सिर्फ वुड दे देता है और वाक्य दे देता है वुड प्रोवाइड। वही गलती होती है। बिल्कुल,
नियम गांठ बांध लीजिए। अगर वाक्य हैड प्लस V3 से शुरू हो रहा है तो उसके अगले हिस्से में हमेशा वुड हैव प्लस V3 आएगा। ये नियम बहुत काम का है। और यहाँ एक शब्द आया है विंडो। अब विंडो का मतलब तो खिड़की होता है। क्या यहाँ अब किसी मकान की खिड़की की बात हो रही है? नहीं, अंग्रेजी में विंडो का इस्तेमाल एक सीमित समय के अवसर के लिए भी होता है। अच्छा, कैसे? इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म पर सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकने वाली है, तो ट्रेन पकड़ने के लिए आपके पास सिर्फ 2 मिनट की विंडो यानी अवसर है। अगर वो समय निकल गया तो मौका हाथ से गया? बिल्कुल। यहाँ खपत कम होने के कारण गैस बचाने का एक छोटा सा अवसर यानी विंडो मिला था। तो अगर इस उनके वाक्य का लॉजिक जोड़ें तो बात ये है कि खपत गिर गई थी। अगर हमारे पास गैस को स्टोर करने की सुविधा होती तो हम इस गिरी हुई खपत का फायदा उठाकर अपने भंडार भर सकते थे। एकदम सही। इसका फाइनल फ्लो कुछ इस तरह बनेगा। हैड इंडिया इंस्टॉल्ड लॉन्ग टर्म गैस स्टोरेज फैसिलिटीज, अगर भारत ने दीर्घकालिक गैस भंडारण सुविधाएं स्थापित की होती, एज इट शुड हैव, जैसा कि उसे करना चाहिए था, दिस फॉल इन कंजम्पशन खपत में ये गिरावट would have provided a window to fill those reserves, उन भंडारों को भरने का एक अवसर प्रदान करती। बहुत ही शानदार। ये नियम वाकई कमाल का था। अब आगे की कहानी देखते हैं। अगर हमारे पास गैस भरने की सुविधा नहीं थी तो फिर हुआ क्या? इसका परिणाम क्या निकला? ये हमें आज के आखिरी वाक्य में मिलेगा। Since such reserves do not exist, LNG imports in April were cut by 30%, likely in a bid to slow the forex outflow. चलिए इस वाक्य का भी बारीकी से ऑपरेशन करते हैं। Since, चूंकि या क्योंकि। सच रिजर्व्स, ऐसे भंडार। Do not exist, मौजूद नहीं है। यहाँ सिंस शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी लग रहा है मुझे। बिल्कुल। अंग्रेजी में सिंस का सबसे आम इस्तेमाल समय बताने के लिए होता है, जैसे सिंस 2010। हाँ, लेकिन जब वाक्य की शुरुआत सिंस से हो और आगे कोई समय न दिया हो तो इसका मतलब समय नहीं बल्कि चूंकि या क्योंकि होता है। अच्छा, मतलब ये किसी घटना का कारण बताने का काम करता है। एकदम सही। मतलब चूंकि हमारे पास ऐसे गैस के भंडार मौजूद नहीं हैं, तो आगे क्या हुआ? आगे पढ़ते हैं। LNG imports, LNG आयात या बाहर से मंगवाना, इन अप्रैल अप्रैल में वर कट बाय 30%। 30% तक कम कर दिए गए या कटौती की गई। यहाँ फिर से वर कट पैसिव वॉइस है ना? बिल्कुल। आयात यानी इंपोर्ट्स कोई इंसान नहीं है जो खुद को कम कर लेंगे। आयात को सरकार या संबंधित कंपनियों द्वारा कम किया गया, इसलिए इसे पैसिव में लिखा गया है। हाँ। और ये 30% की भारी कटौती आखिर क्यों की गई, इसका जवाब शायद वाक्य के आखिरी हिस्से में है। हाँ, देखिए, लाइकली शायद या संभवतः, इन अ बिट टू के प्रयास में, स्लो धीमा करना, द फॉरेक्स आउटफ्लो विदेशी मुद्रा का बाहर जाना। यहाँ परीक्षा के नजरिए से एक बहुत जरूरी फ्रेज आया है, इन अ बिट टू। ये काफी बार देखा है मैंने। हाँ, जब भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी आरसी का पैसेज हल किया जाता है तो अक्सर पूछा जाता है कि लेखक का उद्देश्य क्या है या कोई काम क्यों किया गया। अच्छा, इन अ बिट टू का मतलब होता है किसी चीज को हासिल करने या किसी काम को करने के प्रयास में। और फॉरेक्स आउटफ्लो को भी थोड़ा बेसिक लेवल पर समझना जरूरी है। फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज यानी विदेशी मुद्रा, जैसे डॉलर। बिल्कुल। और आउटफ्लो मतलब बाहर जाना। तो जब हम कोई चीज आयात करते हैं तो हमें पैसे डॉलर में चुकाने पड़ते हैं, जिससे हमारे देश का पैसा बाहर जाता है। बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझाया आपने। तो अगर इस वाक्य का लॉजिक देखें, आयात 30% कम क्यों किया गया? ताकि विदेशी मुद्रा के बाहर जाने की गति को धीमा किया जा सके। और ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमारे पास गैस को स्टोर करने के लिए भंडार मौजूद नहीं है। बिल्कुल सही। तो इसका फाइनल फ्लो कुछ इस तरह बनेगा, सिंस सच रिजर्व्स डू नॉट एग्जिस्ट, चूंकि ऐसे भंडार मौजूद नहीं है। LNG इंपोर्ट्स इन अप्रैल वर कट बाय 30%। अप्रैल में LNG आयात 30% तक कम कर दिए गए। लाइकली इन अ बिड टू स्लो द फॉरेक्स आउटफ्लो, संभवतः विदेशी मुद्रा के बाहर जाने को धीमा करने के प्रयास में। बिल्कुल परफेक्ट। तो यहाँ ये देखा जा सकता है कि जब हम किसी भी बड़े या मुश्किल एडिटोरियल को इस तरह व्याकरण और छोटे हिस्सों में तोड़कर पढ़ते हैं तो वो कितना आसान और लॉजिकल हो जाता है। ये बिल्कुल सच है।
आज का ये भाषाई ऑपरेशन ये साबित करता है कि अंग्रेजी का कोई भी वाक्य चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, अगर उसे सही तरीके से डिकोड करना आ जाए तो वो आसान लगने लगता है। बिल्कुल, खासकर हैड प्लस V3 वाला कंडीशनल नियम और पैसिव वॉइस के जो कॉन्सेप्ट्स आज स्पष्ट हुए हैं, वो किसी भी परीक्षा के लिए बेहद जरूरी हैं। ही इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य है। भाषा कोई डरने वाली चीज नहीं है। जैसे एक मकान ईंट ईंट जोड़कर बनता है, वैसे ही अंग्रेजी का हर वाक्य छोटे छोटे शब्दों और नियमों के जुड़ने से बनता है। बस उन ईंटों की पहचान होनी चाहिए ना। एकदम सही। और अब इस विस्तृत चर्चा को खत्म करने से पहले आज के इस एडिटोरियल से जुड़ा एक विचार छोड़कर जाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बताइए। आज की इस चर्चा में यह साफ हुआ कि भारत के पास लंबे समय तक गैस जमा करके रखने के भंडार नहीं है। जब खपत कम हुई तो उसका फायदा उठाने के बजाय सिर्फ पैसा बचाने के लिए आयात कम कर दिया गया। हाँ, जो कि एक तरह का शॉर्टकट है। बिल्कुल, लेकिन जरा सोचिए, अगर वैश्विक स्तर पर यह ऊर्जा संकट भविष्य में और गहरा हो गया और बाहर से गैस मिलना ही मुश्किल हो गया, तो क्या सिर्फ आयात कम करने का ये जुगाड़ देश की अर्थव्यवस्था को चला पाएगा? ये सोचने वाली बात है। क्या बिना दीर्घकालिक स्टोरेज के ऊर्जा सुरक्षा सिर्फ एक भ्रम नहीं रह जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। इसी विचार और आज के नए सीखे गए अंग्रेजी के नियमों के साथ आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम दिया जाता है। सीखते रहिए और हर वाक्य के पीछे के लॉजिक को तलाशते रहिए। बिल्कुल, गहराई से पढ़ना ही असली सीखना है। अलविदा। और लास्ट में जाते जाते आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, जो भी एसएससी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, जैसे सीजीएल या सीएचएसएल, वो जीके और ब्लैक बुक का कोर्स बाय कर सकता है। जीके में आपको फैट मैन बुक की कंप्लीट ऑडियो बुक मिलेगी, जो आपकी स्टडी को मेडिटेशन जैसा फील कराएगी। और उसके बाद लिटिल बॉय ट्रूली लाइफ चेंजिंग होगा। इसमें जीके जिस तरीके से पढ़ाया गया है, शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जीके ऐसे भी पढ़ाई जा सकती है। सच बताऊं, आपको पढ़ने की लत लग जाएगी। और ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी में आपको कंप्लीट वोकैबुलरी मिलेगी, वीडियोस प्लस पीडीएफ्स के साथ। इतनी मेहनत और डेडिकेशन से पढ़ाया गया है कि शायद आपने आज तक कहीं नहीं पढ़ा होगा, ना किसी वीडियो चैनल पर, ना किसी टीचर के कोर्स में। डेमो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका और सबसे हाई क्वालिटी पीडीएफ्स भी मिलेंगी। मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी ने ब्लैक बुक वोकैबुलरी की इतनी अच्छी पीडीएफ्स क्रिएट की होंगी। तो ज्वाइन जरूर करें। जीके का कोर्स ओनली 99 रुपीज़ में, वोकैबुलरी कोर्स 129 रुपीज़ में। और अगर दोनों साथ में लोगे तो स्पेशल ऑफर रहेगा सिर्फ 200 रुपये में दोनों। कोर्स ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स चेक करें। टेलीग्राम चैनल पर पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। Please subscribe to the channel and please like the video. Thank you.